स्टार्ट तो किया लेक्चर रिकॉर्डिंग। ओके जी, जैसा कि आपको याद होगा कि शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम डिज़ाइन को डिफरेंट एंगल से डिफाइन करेंगे या देखेंगे। तो हमने इसको ऑलमोस्ट डेफिनेशन तो उसकी पहले कंप्लीट किया, बट आज हम इसको एक नए एंगल से देखेंगे क्योंकि ऑनवर्ड जो हमारा कोर्स है वो काफ़ी सारा ये जो आज हम 5 डेफिनेशन डिवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर बेस करेगा। जैसे हर के इनमें से एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है तो हम बहुत से आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ेंगे। फिर इनमें से एक पार्ट इंटरफेस डिज़ाइन है तो हम बहुत सी एफर्ट जो है वो इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर लगाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारे पास फिर ये कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन है, उसको भी हम इंशाल्लाह ये तो हमारे से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज just to look the design from another point of view and for future discussion of our design। जैसा कि आप अपन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि there are 5 essential elements of design। कि जब हम प्रैक्टिकली डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन होता है अभी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस हेलो। सर। यस सर आ रही। सर आ रही है। तो जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम इसको 5 पार्ट्स में आप कह सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं। और इन अदर वर्ड वी कैन से देयर आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द डिज़ाइन। तो 5 कौन कौन से हैं तो आपको आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा। डाटा डिज़ाइन, फर्स्ट वन इज द डाटा डिज़ाइन, सेकंड वन इज आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, थर्ड वन इज इंटरफेस डिज़ाइन, फोर्थ वन इज द कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन एंड फिफ्थ वन इज द डिप्लॉयमेंट लेवल डिज़ाइन। ये सारे नीचे लिखे हुए हैं इसी रो में सीक्वेंस में, वी विल कम टू देम वन बाय वन देन द आर्किटेक्चर। और आपको याद होगा हमने सेकंड जो लेक्चर था उसमें डिस्कस भी किया था कि डिज़ाइन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, डिज़ाइन प्रोसेस एक्टिविटीज़। तो उसमें जो पहली थी वो था आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, देन एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, देन इंटरफेस डिज़ाइन, देन design, then data structure design, and then the algorithmic design. So this is basically similar to that one. So anyway, if we say that there are the 5 elements of design, then the one is the data design। एक पार्ट क्या है कि हम डाटा को डिज़ाइन करते हैं अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, जैसे हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करते हैं, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन करते हैं। सो वन पार्ट इज द डाटा डिज़ाइन। So what this data design does actually, data design creates a model of data and or information that is represented at a high level of abstraction, that is from the customer's point of view। Data model is then refined into progressively more implementation specific representations। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम इसको देखते हैं कस्टमर के यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन वी बेसिकली ट्रांसफॉर्म इनटू द फॉर्म दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जरा नीचे देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जब हम डाटा डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये इसके 3 पॉसिबल लेवल होते हैं। एक प्रोग्राम या कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन, एक एप्लीकेशन लेवल के ऊपर डिज़ाइन डाटा डिज़ाइन होता है और एक बिजनेस लेवल के ऊपर। When we talk of the program or component level design, the design of data structures and the associated algorithms, यानी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डाटा डिज़ाइन इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल डिज़ाइन। और उसको जब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके 3 लेवल होते हैं। पहला प्रोग्राम या कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। व्हेन वी से द प्रोग्राम और कंपोनेंट लेवल डाटा डिज़ाइन, दिस मीन द डिज़ाइन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड द एसोसिएटेड एल्गोरिदम्स, यानी वो एल्गोरिदम जो हम डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। और जब हम एप्लीकेशन लेवल की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम द ट्रांसलेशन ऑफ ए डाटा मॉडल इनटू अ डेटाबेस, ये जो डेटाबेस होता है दैट you can say is the data design at the application level। And when we talk at the business level, then what is the data design? The collection of information stored in the different databases and reorganized into a data warehouse that enables data mining as आपने वर्ड सुना होगा ये डाटा वेयरहाउस का, ये डाटा माइनिंग का। तो जब आप बिजनेस लेवल पे बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट डेटाबेस है, हो सकता है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनका मॉडल डिफरेंट हो, उनको मिलाना और ऑर्गेनाइज करना सो दैट वी मे हैव अ डाटा वेयरहाउस एंड देन वी कैन परफॉर्म द डाटा माइनिंग होता है। ठीक है, तो जब हम डाटा डिज़ाइन की बात करते हैं तो एक ये प्रोग्राम या कंपोनेंट लेवल पे होता है, एक एप्लीकेशन लेवल पे होता है और एक बिजनेस लेवल पे होता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द डाटा डिज़ाइन, और यू कैन से द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द design is the architectural design।
उसको हम डिफाइन तो पहले भी किया हुआ है, आज हम इसको एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं, इंशाल्लाह ये चीज़ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। The architectural design for software is equivalent to the floor plan of a house. ठीक है, यानी आप समझें कि एक घर है तो उसके जो डिफरेंट फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, तो अगर हम एक सॉफ्टवेयर की बात लें तो उसको अगर हम मैप करें घर की डिज़ाइनिंग के ऊपर, तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज सिमिलर टू द फ्लोर प्लान ऑफ ए हाउस। कि आप समझे कि घर में जब हम जो फ्लोर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो दैट इज सिमिलर टू आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। सो व्हाट वी एक्चुअली डू व्हेन वी डिज़ाइन द फ्लोर प्लान ऑफ ए हाउस, द फ्लोर प्लान डिपिक्ट्स द ओवरऑल लेआउट द रूम्स, their size, यानी कितने कमरे होंगे, उनका साइज, शेप, relationship to one and another, and the doors and the windows that allow movement into one and out of the rooms. So this is just like the architectural design. The floor plan gives an overall view of the house. Architectural design elements give us an overview of the software. जैसे मैंने आपको बताया था ना शुरू में, हमने जब डिफाइन किया था कि architectural design basically tells us the overall structure or the overall view. So just like that, the floor plan gives us an overall view of the house. The architectural design gives us an overall view of the software. The architectural model is derived from three sources. आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, इसके तीन मेन सोर्सेज हैं। फर्स्ट वन, इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन। हम देखते हैं कि जिस तरह की एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन है, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं जो इसके में दूसरी एप्लीकेशन बनी हुई है। तो उसको आपको पता है कुछ इंफॉर्मेशन डोमेन स्पेसिफिक होती हैं, डिफरेंट डोमेन है ना, जैसे एक बैंकिंग डोमेन है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसकी अपनी डोमेन है, सिमिलर ए सिस्टम है, अपनी डोमेन है। तो हर डोमेन की कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है। सेकंड वन, द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मॉडल एलिमेंट्स सच एज द यूज केसेस और द एनालिसिस क्लासेस। कुछ जो पर्टिकुलर सारी होता है, कीपिंग इन विद दैट वी हैव द यूज केसेस एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव द एनालिसिस क्लासेस। एंड थर्ड वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड द पैटर्न। हम अपने रिसोर्सेज को, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए और बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए हम ये देखते हैं कि कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल और पैटर्न हम फॉलो करें। तो बेसिकली ये जो तीन चीज़ें होती हैं, ये तीन सोर्स होते हैं दैट हेल्प अस टू मेक आउट द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। The architectural design element is usually depicted as a set of interconnected subsystems. The similar thing we have discussed, that what we basically decide during the architectural design, that there should be how many modules and which responsibility should be fulfilled by which module, etc., etc. तो ये सेम बात कर रहा है कि architectural design is depicted as a set of the interconnected subsystem, and each subsystem may have its own architecture. जाहिर है अगर वो एक subsystem जो है, एक module बहुत बड़ा है, तो specifically यहाँ पे हम इसको further breakdown भी कर सकते हैं। Similarly, third one is the interface design. इसको समझने के लिए आप वही घर वाली एग्जाम्पल लेंगे। The interface design for software is analogous to a set of the detailed drawings for the doors, windows, and external utilities of the house. In the architectural design हम क्या कर रहे थे? It's like the floor plan of the house. And if we resemble it to the house architecture and design, so interface design is similar to the set of the detailed drawings for the doors, for the windows and external utilities। यानी वो चीज़ें जिनके थ्रू हम रूम्स में आते हैं, ये जाते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें रूम में एंटर होती हैं, ये बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो इट इज़ लाइक द इंटरफेस डिज़ाइन। तो इंटरफेस भी ऐसे ही होता है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द इंटरफेस। इंटरफेस इज समथिंग थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद द सिस्टम। So in a sense, the detailed drawings for the door, the windows, and the external utilities tell us how things and information flow into and out of the house and within the room. So just like that. The interface design element for the software depict information flow into and out of the system and how it is communicated among the components. Similar, जब हम आप कंपेरिजन कर रहे हैं कि जैसे डोर और विंडो जो हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन, चीज़ें जो हैं वो हम रूम्स के अंदर फ्लो करती हैं, घर के अंदर फ्लो करती हैं, तो जस्ट लाइक दैट
जो इंटरफेस होता है उसके थ्रू भी जो इंफॉर्मेशन होती है दैट फ्लोज इनटू द सिस्टम एंड आउट ऑफ द सिस्टम। जैसे हम देखें ना, बात करेंगे यूजर इंटरफेस डिजाइन, तो इसके थ्रू आपने कोई भी काम लेना हो सॉफ्टवेयर से जो बना हुआ है, आप उसी के थ्रू उसको देते हैं। आपने किसी तरह का डाटा एंटर करना है, कोई डाटा रिट्रीव करना है, तो उस इंटरफेस के थ्रू इसको बताते हैं ना। वो इन्फॉर्मेशन जब उसको बता रहे होते हैं तो आप उनमें उसमें इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं। जब आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट दे रहा होता है, तो वो आप कह सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो आउट होता है। तो जस्ट लाइक दैट, दिस इज व्हाट इज डन थ्रू द इंटरफेस डिजाइन। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरफेस डिजाइन। अगर हम इंटरफेस डिजाइन को देखें तो ये तीन तरह का हो सकता है, ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द यूजर इंटरफेस, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे। सेकंड वन, एक्सटर्नल इंटरफेसेस टू द अदर सिस्टम्स एंड डिवाइसेस। आपका जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, या दूसरे डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट होता है, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है, so this is another type of interface. And third time is the internal interfaces, that is between the various design components or various modules. तो आप कह सकते हैं तीन तरह का इंटरफेस हो सकता है। एक यूजर के साथ इंटरफेस सिस्टम, एक आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम का किसी दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ या किसी डिवाइस के साथ या नेटवर्किंग कनेक्टेड। तो तीसरा, जो आपके सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये मॉड्यूल हैं, उनका आपस में कनेक्शन। द यूजर इंटरफेस डिजाइन, sometimes may be called as usability design, is a major software engineering action. Usability design incorporates, when we talk of the usability design, it covers the aesthetic elements like उसका layout कैसा होगा, colors कौन से होने चाहिए, color combination, graphics, etc. And then the ergonomic element. Ergonomic का मतलब बेसिकली क्या होता है? Ergonomics is something that is related to the efficiency and comfort in the working environment. यानी आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको इस तरह से सेट करना, उसमें पाए जाने वाली चीज़ों को इस तरह से सेट करना कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए और कंफर्ट लेवल भी बढ़े। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एर्गोनॉमिक्स। सो इट इज आल्सो रिलेटेड टू द एर्गोनॉमिक्स एंड देन द टेक्निकल एलिमेंट्स लाइक द यूजर इंटरफेस पैटर्न्स एंड द कंपोनेंट्स दैट वी यूज। तो खैर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जस्ट द डिजाइन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरफेसेस रिक्वायर्स definitive information about the entity to which information is sent or received. So definitely हमने बात की ना कि अभी इंटरफेसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरफेसेस होते हैं, दैट इज योर इंटरफेस टू सम अदर सिस्टम और द डिवाइस। तो इसके लिए आपको डन पैट इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, so that you can know that which type of information you have to pass and which type of information you have to receive. The design of the internal interfaces is closely aligned with the component level design. जाहिर है डेफिनेटली जो इंटरनल इंटरफेस का मतलब ये है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या जो डिफरेंट मॉड्यूल हैं उनकी आपस में इंटरफेस है, तो इट डिपेंड्स ऑन द component level design. Fourth one is the component level design. Again, if we take the similar example, the component level design for software is equivalent to a set of detailed drawings for each room in a house. ठीक है, हमने कहाँ से शुरू किया था कि आर्किटेक्चरल डिजाइन इज सिमिलर टू द फ्लोर प्लान ऑफ ए हाउस, इंटरफेस डिजाइन इज सिमिलर टू द plan or drawings of the doors and the windows and the ventilator, etc., etc. And where does the component level design? It is equivalent to a set of detailed drawings for each room in a house. So जैसे एक घर के अंदर एक रूम की जो डिटेल्स होती हैं, जस्ट लाइक दैट एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कंपोनेंट लेवल पे जो हम डिटेल्स ट्रैक करते हैं, दे आर कॉल्ड द कंपोनेंट लेवल। एंड माइंड इट हम डिस्कस क्या कर रहे हैं के डिज़ाइन के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, या ओवरऑल जब हम डिज़ाइन को कवर करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें। सो द कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन इज equivalent to a set of detailed drawings for each room in a house. These drawings depict wiring and the plumbing within each room, the location of electrical containers and the wall switches, sinks, showers, tubs, drains, cabinets, and similar. The component level design for the software fully describes the internal details of each software component.
So what does this internal detail mean? The component level design defines data structure for all the local data objects and the algorithmic details for all processing. ठीक है, तो component level design का मतलब क्या है? Deciding which are the data structures that which are we going to use and the algorithm that will process that data structure. So there are actually too many details, but I have cut short ताकि आपको जो हम काम की चीज़ें उस पर कंसंट्रेट करें. आपने जो मेल पढ़ा होगा इसमें डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं. तो आमतौर पे जो पिछले वाला वर्जन था उसमें जो फर्ज करें हमारे पास एक कंपोनेंट है सेंसर मैनेजमेंट, तो उसको हम कैसे शो करते हैं? जस्ट टू हैव एन आइडिया लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस इज आपको भी रिप्रेजेंट अ कंपोनेंट एंड दिस डैश लाइन शो दैट दिस इज करेक्ट विच इज सेंसर क्लास. This is what has been a dashed arrow connects the component to a class named as sensor. So ऐसे information आपको बताने के लिए. A UML activity diagram can be used to represent the processing logic. So different depending upon the software. Mostly we use the activity diagram to represent this processing logic. And fifth one and the last one is the deployment level design element. As name indicate, deployment. हम जब उसको डिप्लॉय करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. The deployment level design elements indicate how software functionality and subsystem will be allocated within the physical computing environment. This is something that's related to how our software system is physically implemented in the system. You can may say the installed or implement whatever. A UML deployment diagram is developed. आपको याद होगा, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आपने मुख्य कोर्सेज में ये चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ी होंगी. UML diagrams in particular. तो जो deployment level design है, for that purpose we have the UML deployment diagram. This means that the deployment diagram shows the computing environment but does not explicitly indicate the configuration details. Definitely, this one वो सब चीज़ बताती है कि हमने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कैसे किया हुआ है, उसकी जो अदर configuration details हैं मुझे आ रहे उसमें नहीं. ठीक है जी. So that was a small topic, the essential elements of the design. From now onward, we will discuss at various times the architectural design, interface design, and then the component level design. We will focus most of the time on 3 of these 5 parts. So let us start with the component level design. अभी आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ कंपोनेंट लेवल डिजाइन? होपफुली यस सर. तो जैसे कि मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था कि अभी हम ये जो 5 पार्ट है उनमें से 3 पार्ट है उनको पर्टिकुलर हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट विद द कंपोनेंट लेवल डिजाइन. Little bit background of the component. Component level design occurs after the first iteration of the architectural design. This is actually how practically happens. सर ये इंटरफेस डिजाइन एलिमेंट्स शो हो रहे हैं. आपको इंटरफेस डिजाइन एलिमेंट्स शो हो रहे हैं? क्यों जी, बाकी लोगों को भी यही हो रहा है? नहीं सर, बैकग्राउंड शो हो रहा है. मुझे बैकग्राउंड शो हो. हाँ अभी बैकग्राउंड है. अभी शायद कंपोनेंट भी शो रहे हैं. शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जरा उसको रिफ्रेश करें. मुझे भी थोड़ा टाइम लगा इसलिए होता है. थोड़ा उसको रिफ्रेश करें, हो जाएगा इंशाल्लाह. मैंने फाइल चेंज किया ना, तो पहले हमारे पास PDF फाइल थी, अब मैंने ये स्लाइड्स. होपफुली आप जरा उसको रिफ्रेश करें या एक दफ़ा आप क्लोज करके दोबारा ज्वाइन करें. होपफुली नाउ यू विल गेट.
again. So component level design occurs after the first iteration of the architectural design. When we are working on the architectural design, then we reach at the component level after the first, or you can say the two iteration, maybe on the third or second iteration. A component level design can be represented using some intermediate representations, like they may be graphical or tabular or text based. इंशाल्लाह आज हम देखेंगे भी, जैसे हम आज एक ग्राफिकल नोटेशन देखेंगे, फिर हम एक टेबुलर नोटेशन देखेंगे. Component level design defines the data structures, the algorithms, the interface characteristics and the communication mechanism. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मेनली बेसिकली कंपोनेंट लेवल डिजाइन में हम क्या डिस्कस करते हैं, ये जो कंपोनेंट लेवल है, keeping in view the responsibilities or functionality that it has to fulfill, which data structures are required and which are the algorithm required, and then definitely interface requirements. कंपोनेंट क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज अ मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ये क्या कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट होता है वो सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, प्लस इट इज मॉड्यूलर, डिप्लॉयबल एंड रिप्लेसेबल. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं, कि कोई भी पार्ट है उसको आप किसी भी सेंस में बना लें, वो आपको कंपोनेंट नहीं कहेंगे. कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए कि वो उसका एक पार्ट हो, ठीक है, हम उसको डिप्लॉय भी कर सकें और देन उसको रिप्लेस कर सकें. बाद लोग तो इस तरह कहते हैं कि ये बिल्कुल इतना ही डिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे फर्ज करें तो फिजिकल चीज़ है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. कि जैसे फर्ज करें एक मेज है, वी हैव द 4 legs ऑफ अ टेबल, उसके 4 टांगे, फर्ज करें एक टांग टूट गई है, तो जैसे हम एक लेग को रिप्लेस करके उसकी जगह नहीं लगा सकते हैं, तो जस्ट लाइक दैट एक जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए कि अगर हम चाहें तो सॉफ्टवेयर के एक कंपोनेंट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा कंपोनेंट फिट कर, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये ट्रूली कंपोनेंट है. और जाहिर है अगर कंपोनेंट इस हालत में हो कि हम उसको जस्ट लाइक द फिजिकल आइटम्स रिप्लेस कर सकें, तो उसके ऊपर फिर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. तो उसको हम डिस्कस भी करेंगे ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, एंड सम आर बेसिकली बियॉन्ड आवर स्कोप. बट द पॉइंट इज कि जब हम कंपोनेंट बनाते हैं और इस नज़र से बनाते हैं कि हम इसको एक कंपोनेंट के तौर पे यूज़ करेंगे और इसको बार बार यूज़ करेंगे और इसको रिप्लेस भी किया जाएगा, एक ही जगह पे दूसरा आएगा, उसी जगह पे तीसरा आएगा, तो फिर उसके ऊपर कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि हमने जिनको ज़हन में रख के हमने एक सॉफ्टवेयर एक कंपोनेंट को बनाया. A component communicates and collaborates with the other components and entities outside the boundary of the system, definitely. So there are 3 different views of a component. There is an object-oriented view, a conventional view, and as well as a process-related. So just we have a quick look at all these 3 views. What is object-oriented view? A component is viewed as set of one or more collaborating classes. जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है? यू कैन से सिंपली दैट कंपोनेंट इज बेसिकली सेट ऑफ द क्लासेस. कन्वेंशनल व्यू. In the context of traditional software engineering, a component is a functional element of a program. And what does this mean, or what it incorporates? Number 1, the processing logic. Number 2, data structure, and number 3, the interface. जब हम कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कंपोनेंट क्या है, तो फिर उसमें कम से कम 3 चीजें होती हैं. नंबर 1, सम डाटा स्ट्रक्चर्स that are required to play with our required data for manipulation of data, and second, some processing logic, means some algorithm to be applied on that data structure, and number 3, the interface. ठीक है, जिसके थ्रू हम उस कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी उसको इन्वोक करते हैं, उसको डाटा पास करते हैं, उससे डाटा रिसीव करते हैं. तो कम से कम 3 चीजें होती हैं जो एक कंपोनेंट का. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, a conventional component serves one of the following 3 roles. तो फिर एक कंपोनेंट इन 3 रोल में से कोई एक रोल प्ले करता है. नंबर 1, a control component. Second one, a problem domain component. And third one, an infrastructure component. What is mean by a control component? Control component means it is used for sake of coordination and communication, or for sake of invocation. It doesn't do
some actual functionality. It is used just for sake of coordination among the various components. Second one is the problem domain component. That is specific to basically a problem domain and it is assigned some functionality. उसने perform करनी होती है. And third one is an infrastructure component. तो बेसिकली प्रॉब्लम डोमेन कंपोनेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है. जैसे फर्ज करें कि हमें चाहिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लाइक दैट. इस तरह हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासेस होती हैं. जस्ट लाइक दैट वी हैव द, आगे जिक्र आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासेस का, वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट. सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ ट्रेडिशनल कंपोनेंट, then a component basically plays any three of these roles. It must be a control component or a problem domain component or a infrastructure component. The conventional software component are derived from the DFDs. लिखा हुआ ना आपने डाटा फ्लो डायग्राम का थोड़ा सा जिक्र मैंने भी किया था, अगर आपको याद होगा उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं. जैसे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है, फिर लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है. कंटेक्स्ट लेवल के ऊपर आप सारे सिस्टम को एक ही बड़े बबल से शो करते हैं और फिर वो सारी एंटिटीज दिखाते हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट करती होती हैं. तो पूरे सिस्टम को हम एक ही प्रोसेस के तौर पे एक बबल से दिखा रहे होते हैं, बाकी प्रोसेसेस की डिटेल नहीं होती. लेकिन जो हम अगले लेवल पे जाते हैं, जैसे लेवल 1 है, 2 है या फर्दर, तो फिर वो जो एक प्रोसेस होता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं. इनफैक्ट द वर्ड दैट इज यूज्ड इज एक्सप्लोडेड. फिर वो जो एक प्रोसेस है वो एक्सप्लोड होता है और उसमें से डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो निकलते हैं और वो अल्टीमेटली दे आर बेसिकली मैप टू द वेरियस कंपोनेंट. ये हम उस, आई होप कि आपको डीएफडीज का अच्छा आइडिया है. तो डीएफडीज एक लेवल के ऊपर जाके जब वो प्रैक्टिकली करते हैं तो वो दे आर बेसिकली मैप टू द वेरियस कंपोनेंट्स. ये मैं बात कर रहा हूँ. तो ईच ट्रांसफॉर्म बबल represented at the lowest level of the DFD is mapped into a module hierarchy. है ना, ये मतलब हम उसको रिफाइन करते करते, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम लेवल के ऊपर सारा प्रोसेस होता है, उसको हम एक ही बबल से शो करते हैं. फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर उसमें जो मेन प्रोसेस हैं शो करते हैं. फिर फर्दर उससे जो नेक्स्ट लेवल होता है मे बी 2 और 3, वो उस एक प्रोसेस मेन प्रोसेस के अंदर जो सब प्रोसेस होते हैं हम उनको शो करते हैं. आपको पता है ना, नंबरिंग का भी खास तरीका होता है. जैसे अगर हम लेवल 1 पे हैं तो हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं. लेवल 2 पे हैं तो फिर अगर 1 को हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो हम कहते हैं 1.2 1.3 1.4. आगे अगर 2 को करना है 2.1 2.3 2.4 है. और फिर अगर थर्ड लेवल पे जाना है तो फर्ज करें अगर 1.1 को हमने एक्सप्लेन करना है तो उसे 1.1.1 1.1.2 1.1 एक्सेट्रा. So ultimately each transform bubble represented at the lowest level of the DFD is mapped into a module hierarchy. What normally happens, the control components reside near the top of hierarchy. जो कंट्रोल कंपोनेंट्स हैं वो टॉप के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उनका काम ही कंट्रोल करना होता है. The problem domain components and the infrastructure components normally fell down or migrate towards the bottom of the hierarchy. The functional independence is strived between the transform. Definitely ये कहने की जरूरत नहीं है, ये बल्कि कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कहे या ना कहे, वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द फंक्शनल इंडिपेंडेंस. हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस क्या होती है. इसको हमने क्वेश्चन भी आपको करते होंगे. तो डेफिनेटली वी स्ट्राइव फॉर द फंक्शनल इंडिपेंडेंस. Once this is done, the following steps are performed for each transform. Define the interface for the transform, define the data structure and design the algorithm. वही जो हमने शुरू में कहा कि जो एक कंपोनेंट है कम कम 3 चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं, उसके डाटा स्ट्रक्चर्स और उसके प्रोसेसिंग लॉजिक और उसका इंटरफेस. तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बबल्स को इनटू द कंपोनेंट्स, देन in case of each of those we do at least 3 things. We define the interface, we define the data structure and the algorithms. Third one, the process related view, the third view. When we talk of the process related view, emphasis is given on developing the system from the existing software components. तो अब जब हम ये कोशिश करें कि हम अपने सॉफ्टवेयर को हमने बने बनाए कंपोनेंट्स से डेवलप करना है या मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बने बनाए एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से बनाना है, तो देन बेसिकली प्रोसेस रिलेटेड व्यू comes into the picture. So the same is written here. The emphasis is given on developing the systems from the existing software components.
As the software architecture is developed, the software components or the design pattern are selected from the library and used to populate the architecture. You know, there is a complete field, but we call the component based software development. इसके लिए हमारे पास एक बकायदा component based software development process model भी है, just like the waterfall model, prototyping model, or the spiral model. We have a model that is used when we heavily rely on the existing software components. तो बेसिकली उसका एक तरीकाकार भी ये है कि जो हम कंपोनेंट बनाते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इनको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी में रखते हैं। और जब हम कोई कंपोनेंट ढूंढना हो तो उसके लिए हम जो लाइब्रेरी होती है उसमें बकायदा सर्च करते हैं, और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट में इन चीज़ों को थोड़ा मजीद डिटेल से। सो दिस इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू, that the software architecture is developed. As the software architecture is being developed, the software components or patterns are selected from the library. So just like that, हमारे पास जिस तरह बुक्स की एक लाइब्रेरी होती है, उसमें से हम कोई बुक चूज कर सकते हैं जब हमें चाहिए होती है। सो जस्ट लाइक दैट, ये जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं और अप्रोप्रिएट उसे, उनकी एक लाइब्रेरी होती है। हम उसमें सर्च करते हैं बकायदा कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे काम के होते हैं। तो उसमें स्टेप्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपोनेंट हम ऐसे रैंडमली उठाएं। उसके लिए बेसिकली बात हमें उसको अडैप्ट करना पड़ता है, बात हम उसको एज इट इज भी यूज कर लेते हैं। As the components in the library have been created with reuse in the mind, therefore they contain the following: a complete description of their interface, the functions that they perform, the communication and collaboration they require. This is actually the some part of that I was referring to कि जब आप कोई component इस point of view से बनाते हैं कि इसको हम भी रीयूज करेंगे फ्यूचर में, हम खुद भी और मे भी दूसरे लोग भी, तो फिर उसमें हम चंद चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो ये वही कह रहा है कि कंपोनेंट्स इन द लाइब्रेरी may have been created with reuse in mind। तो उसमें ये चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन होती हैं। फर्स्ट वन, ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरफेस, उसका इंटरफेस किस तरह का है, ताकि आपको पता चले कि अगर आपने उसको यूज़ करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। सेकेंड वन, फंक्शन दे परफॉर्म, कि ये क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये क्या काम करता है। एंड देन द कम्युनिकेशन एंड द कोलैबोरेशन दे रिक्वायर, ठीक है, हमें किस तरह का डाटा चाहिए और कौन कौन सी इंटरफेस रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, सो दैट वी कैन कोलैबोरेट विद दैट। डिजाइनिंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट, जो हमने जिक्र किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोनेंट है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। डिजाइनिंग द क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, component level design principle. Four basic design principles are applicable to the component level design। ठीक है ना, ये बड़े मशहूर प्रिंसिपल हैं चार, कि आपने इसको ध्यान में रखना है, ज़रा इसको ध्यान से सुने। होपफुली इफ यू विल लिसन केयरफुली तो इंशाल्लाह आपको इशू नहीं होगा। फर्स्ट वन, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। उसका मोस्ट, a module or component should be open for extension but closed for modification। ऐसा ना, ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, यानी हमारा जो कंपोनेंट है उसकी डिजाइनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जब हम उसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहें तो हम उसको एक्सटेंड तो करें, वो एक्सटेंशन तो अलाउ करें, लेकिन जो ऑलरेडी चीज़ें लिखी गई हैं उसको चेंज ना करें, मॉडिफाई ना करें। दिस इज एक्चुअली द मीनिंग पॉइंट। शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। वैसे एक्सटेंशन भी एक तरह से मॉडिफिकेशन ही होती है, बट यहाँ पे फर्क है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जो चीज़ ऑलरेडी है वो ऐसे ही रहे, उसके साथ हम फर्दर चीज़ें ऐड ऑन कर दें। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं अगर हम उनको भी चेंज करना पड़े तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन। तो ये जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है ये कहता है कि हम आपके कंपोनेंट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि ये एक्सटेंशन तो अलाउ करे लेकिन मॉडिफिकेशन ना करे। पर हमें करना भी ऐसे चाहिए, हमें एक्सटेंड करना चाहिए, मॉडिफाई नहीं करना। सेकेंड वन, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और LSP। सब classes should be substitutable for their base classes। I repeat, sub classes should be substitutable for their base classes। What this mean actually? I have written it in simple word in the next heading. A component that uses a base class should continue to function properly
if a subclass of the base class is passed by. मतलब सिंपल, जहाँ पे बेस क्लास काम कर रही है वहाँ पे सब क्लास को भी काम करना चाहिए जो उसका रेलिवेंट है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द स्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. थर्ड वन, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल. इसका पहले भी जिक्र आया. It is here, it is from different point of view, that is from the component point of view. Depend on the abstractions, don't depend on concretions. On detail. नहीं, हमारा डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि अगर हम कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो हम डिपेंड करें एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर, मीन इंटरफेसेस के ऊपर, ना कि इंटरनल डिटेल्स के ऊपर. और आगे ये लिखा भी हो कि अगर हम इंटरनल डिटेल के ऊपर डिपेंड करेंगे तो व्हाट मे गो रॉन्ग. फोर्थ वन, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, इसको हम बोलते हैं ISP. Many client specific interfaces are better than one general purpose interface. ठीक है, मतलब जो कंपोनेंट है सब में यूज करना है. एक अप्रोच तो ये है कि आप उसको डिफरेंट इंटरफेसेस उसके बनाएं, कीपिंग इन व्यू के उसका एक ये पॉसिबल यूज हो सकता है, दूसरा ये पॉसिबल हो सकता है, तीसरा ये पॉसिबल. और एक तरीका हो सकता है कि आप एक जनरल पर्पस इंटरफेस बना दें जिसको तमाम यूजर इस्तेमाल कर सकें. तो ISP ये कहता है कि मैनी क्लाइंट स्पेसिफिक इंटरफेसेस आर बेटर देन वन जनरल पर्पस, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. ठीक है, सो मैनी स्पेसिफिक इंटरफेसेस आर बेटर एज कंपेयर टू वन जनरल पर्पस इंटरफेस. कंपोनेंट लेवल डिजाइन प्रिंसिपल कंटिन्यूड. Individual component and classes are organized into the subsystem are the packages. ठीक है ना, अब पता है पैकेजेस भी आते हैं ना, आपने पढ़ा होगा जावा में डिफरेंट पैकेजेस. तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो दे आर रिलेटेड टू द पैकेजेस. व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन, द रिलीज रीयूज इक्विवेलेंसी प्रिंसिपल. When classes or components are designed for reuse, an implicit contract is established between the developer of the reusable entity and the people. Simply ये क्या होता है, ये तो understood है, कॉमन लॉजिक है. Developer commits to establish a release control system that supports and maintains the older version of the entity, whereas the user slowly upgrade to the most current version. Fine? यानी जब हम एक नया वर्जन लेके आते हैं तो जाहिर है जो एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं, पिछले वाली होती हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं. ये ना हो कि हम एक नई चीज़ लें तो वो बिल्कुल पिछली सपोर्ट को पिछलों को सपोर्ट ना करें. लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी साइड होती है, जो कस्टमर साइड होती है, वो भी अपने आप को स्लोली अपग्रेड करती है टू द न्यू वर्जन. ये ना हो कि चूँकि न्यू वर्जन का हमें सपोर्ट दे रहा है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दे रहा है, तो हम अपने आप को अपग्रेड ना करें. तो दिस मस्ट नॉट बी डन. दिस व्हाट इज सेट बाय द release reuse equivalency principle. Second one, the common closure principle. The classes that change together belong together. इसका एक्चुअल मतलब क्या है? The classes should be packaged cohesively. That is, when classes are packaged as part of a system, they should address the same function or behavioral areas. नॉर्मली ऐसे ही होता है ना. जाहिर है एक पैकेज के अंदर, एक पैकेज आमतौर पे जो कुछ अंदर काम करता है तो उसके अंदर डिफरेंट क्लासेज होती हैं, वो मिलजुल के एक तरह के काम ही करती हैं ना. तो दिस इज वर्चुअल रीडू एक्चुअली. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द कॉमन क्लोजर प्रिंसिपल और द CCP. एंड देन वी हैव द कॉमन रीयूज प्रिंसिपल. द क्लासेस दैट आर नॉट रीयूज्ड टुगेदर शुड नॉट बी ग्रुप टुगेदर. ठीक है ना, जिन क्लासों को हमने रीयूज इकट्ठा नहीं करना तो उनको ग्रुप भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए. आगे फर्दर उसकी डिटेल. कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन गाइडलाइंस. ठीक है ना, तो कुछ डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं इन पर्टिकुलर रिलेटेड टू द नेमिंग. सो फर्स्ट वन क्या है? द नेमिंग कन्वेंशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द कंपोनेंट्स दैट आर स्पेसिफाइड एज पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल मॉडल एंड देन डिफाइंड. मीन वी मस्ट फॉलो व्हेन वी नेम द कंपोनेंट्स, वी मस्ट फॉलो सम नेमिंग कन्वेंशन. वो कोई भी हो सकती है. इंटरफेसेस. The interfaces provide important information about the communication and the collaboration, but the unconstrained representation of the interface tend to complicate component design. मतलब डेफिनेटली हमें इंटरफेसेस का ख्याल रखना चाहिए. जैसा कि हमने अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे, जब हम कंपोनेंट के जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं 4 बेसिक डिस्कस कर रहे थे, कि बजाय इसके कि हम एक जनरल पर्पस और कॉम्प्लिकेटेड सा इंटरफेस बनाएं, वी मस्ट हैव द मैनी क्लाइंट स्पेसिफिक इंटरफेस. Third one, dependency and the inheritance.
For improved readability, it is a good idea to model dependencies from left to right, ठीक है ना, and inheritance from bottom to the top, ठीक है। तो जब आप इसके लिए डिजाइन कर रहे हैं तो you should start from left to the right, and in case of inheritance from bottom to the top। इस तरह चीजों को अगर आप ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो इस तरह आपको चीज को अंडरस्टैंड करने में आसानी है। ये बेसिकली बेसिक चीजें हैं जिसमें से ज्यादा मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी फॉलो। जैसे फर्दर एक पैकेज है, तो एक पैकेज में आमतौर पर वही क्लासेस रखी जाती है ना जो सिमिलर काम करते हैं। कंडक्टिंग कंपोनेंट लेवल डिजाइन, अब आमतौर पे हम कैसे करते हैं कंपोनेंट लेवल डिजाइन, अगर हम इसका क्विकली देखें। आइडेंटिफाई ऑल द डिजाइन क्लासेस दैट कॉरस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम डोमेन, ठीक है, एंड देन आइडेंटिफाई द इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासेस कौन सी होती हैं? दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द एनालिसिस और आर्किटेक्चरल मॉडल, but these include like GUI component, operating system component, and the data management component. And number 3, elaborate all the design classes that are not required as reusable components, ठीक है ना। यानी कुछ तो ऐसी क्लासेस होंगी जो रीयूजेबल कंपोनेंट के तौर पे आपके पास आएंगी, लेकिन ऐसी जो कि रीयूजेबल कंपोनेंट के तौर पे नहीं है, उनके लिए आपने क्या करना है? स्पेसिफाई द मैसेज डिटेल्स, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इंटरफेस, attribute and define data types and describe the processing flow। basically ये वही तीन चीजें हैं, number 1 the interface, number 2 the data structure, and number 3 the processing detail। number 4 describe the persistent data sources, जैसे फर्ज करेंगे databases। number 5 develop and elaborate the behavioral representations, and mostly अगर हम UML की बात करते हैं तो आपने ये स्टेट डायग्राम पढ़े होंगे, स्टेट मशीन डायग्राम जो होता है या UML स्टेट डायग्राम जो होता है, दैट कॉरस्पॉन्ड टू दिस बिहेवियर रिप्रेजेंटेशन। एंड देन एट नंबर 6 elaborate the deployment diagram to provide additional implementation details। definitely now we are needed to implementation, so we go for the deployment diagram। and then refactor every component level design representation and always consider alternatives। refactoring के बारे में आपने पढ़ा था ना कि किसी चीज़ की इंटरनल डिटेल्स को चेंज कर देना विदाउट बी चेंजिंग द एक्सटर्नल बिहेवियर। सो दिस इज बेसिकली हाउ, इसको ज़रा ध्यान देखिएगा कि अगर आपने एक कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन करना है एक, तो वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, हाउ बेसिकली यू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द डिजाइनिंग द कन्वेंशनल कंपोनेंट्स, हाउ वी डू दैट एक्चुअली। The design of processing logic is governed by the basic principle of the algorithmic design. The design of data structure is defined by the data model. The closest algorithm design is the closest design activity to the coding. The approach is review the design description, use stepwise refinement, use the structured programming, and use the formal method if it possible। ये जनरल सी बातें एक्चुअली मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ टेबल के ऊपर, so that you can understand what is the our main purpose। Represent the algorithm at a level of detail that can be reviewed। ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि हम देखेंगे ग्राफिकल डिज़ाइन नोटेशन हो सकती हैं, जैसे फ्लो चार्ट हैं, ये बॉक्स डायग्राम है। तो फ्लो चार्ट तो आप आई थिंक ऑलरेडी फेमिलियर ही हैं, तो बॉक्स डायग्राम कम यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एटलीस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये बॉक्स डायग्राम होता क्या है, कभी आप देखें तो। फिर एक इसकी टेबुलर नोटेशन होती है, जैसे आपने डिसीजन टेबल के बारे में सुना होगा, तो आज हम एक दो डिसीजन टेबल डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन द टेक्सचुअल नोटेशंस होती हैं सूडो कोड की फॉर्म में, जैसे इसको हम प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज भी कहते हैं, PDL भी कहते हैं। सो वी हैव अ क्विक लुक एट ऑल ऑफ दीस टाइप्स। हम खासतौर पर टेबुलर डिजाइन को ज़रा अच्छा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मोस्टली यूज भी होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूजेस अ लिमिटेड सेट ऑफ लॉजिक। आपको पता है ना कि 60-70s में एस्टैब्लिश हो गया था कि कोई भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स लॉजिक है तो बेसिकली जो 3 सेट ऑफ लॉजिक कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, अगर हम वो बना लें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हम उससे एड्रेस कर सकते हैं। वो 3 कौन से हैं? फर्स्ट वन द सीक्वेंस, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन होती है वन आफ्टर अदर, जैसे आप कहते हैं कि इनपुट लें, उसको प्रिंट करें या हाइड करें लगते हैं। सेकेंड वन इज द कंडीशन, जैसे इफ देन एल्स है या जो केस स्टेटमेंट है। एंड देन द लूप्स, यानी बेसिकली इन 3 चीज़ों से, इन 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट से
हम कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो हमें चाहिए वो हम डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सीक्वेंस, मीन सिंपल इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर अदर, एंड देन कंडीशन, जैसे इफ देन एल्स है, आपको पता है यूज करते हैं, और फिर इसकी डिफरेंट फॉर्म है, जैसे स्विच स्टेटमेंट है, केस वगैरह है, एंड देन द लूप्स। और बेसिकली लूप तीन तरह के होते हैं, अगर आप देखें फॉर है, व्हाइल है, डू व्हाइल है। और बेसिकली ये दो टाइप होते हैं, अगर हम उसको उससे भी कम करें तो लूप की एक टाइप होती है कि जिसमें हम पहले कंडीशन चेक करते हैं फिर बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक दूसरी टाइप वो है जिसमें बॉडी एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो टाइप हैं बेसिकली। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वन आफ्टर अदर बॉक्सेस, एंड दिस वन इज द इफ देन एल्स, ठीक है। ये कंडीशन, ये जो डायमंड होता है, दिस इज बेसिकली टू रिप्रेजेंट द कंडीशन, एंड देन वी हैव द रेक्टेंगल्स फॉर सीक्वेंस और सिंपल इंस्ट्रक्शंस। जैसे ये फर्क करें तो अगर हम ऐसे रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करेंगे, तीन टू दे शो द सीक्वेंस, बेसिकली टू आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टिपिकल, मतलब ये तीन भी हो सकते हैं किसी लॉजिक में। एंड देन द नेक्स्ट वी हैव अ डायमंड, एंड देन दो टू रेक्टेंगल्स, एंड देन वी हैव द लूप्स, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि ये उसने वो दो टाइप से बना दिए हैं कि पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, देन वी गो फॉर द बॉडी एग्जीक्यूशन, एंड अदरवाइज इन अदर रिपीट until और लाइक do while we execute the body once, at least once, and then we check the condition। और ये बेसिकली केस कंडीशन है, ये स्विच स्टेटमेंट है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है देन एल्स की। आपको पता है ना, आप सादा लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी सारे एल्स इकट्ठे हुए होते हैं। तो जो भी हिट होता है वो हम कंडीशन चेक करते जाते हैं, जो पहले ट्रू होती है हम उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस इज ए कंडीशन, इफ दिस इज ट्रू देन वी गो देयर, इफ इट इज फॉल्स देन वी गो टुवर्ड द नेक्स्ट कंडीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज बेसिकली कि वो जो तीन कंस्ट्रक्ट हैं हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सीक्वेंस को इस तरह से करते हैं, इफ देन एल्स को इस तरह से, और लूप को इस तरह से। तो एक तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक और नोटेशन ये है जिसमें हम इनकी बजाय हम ये जो सर्कल्स हैं, जो ओवल्स हैं, वो यूज करते हैं। ये बिल्कुल सेम चीजें हैं। यहाँ पे हम ये जो रेक्टेंगल है उसकी बजाय हम जो है वो ओवल यूज कर रहे हैं, और ये जो डबल लाइन ओवल है ये हम कंडीशन को रिप्रेजेंट यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, यानी हम इस डायमंड को रिप्लेस करते हैं डबल लाइन ओवल से, जैसे ही है। तो ये सेम ही है। तो आपको थोड़ा समझाने के लिए कोड आपके सामने दिया गया है। अब ये जो कोड है, अगर हम इसको हमने इस वाली इस नोटेशन से भी कर सकते हैं, बट दिस इज वो। तो अगर हम ये नोटेशन बेसिकली यूज करें तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, यू कैन सी लाइक दिस। हमने इसको नंबर कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू, यू कैन सी अप टू द 20 एंड इवन द 21। तो ये आप देखें, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है नंबर 3 4 के ऊपर एक कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। वाइल ये हमने कंडीशन चेक करनी है, एक्स इज लेस देन वाई इंटू वाई। तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम इसकी बॉडी में आ जाएंगे नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे अगेन एक कंडीशन है, बल्कि ये दो कंडीशन है इसके अंदर, जो कि एंड से रिलेटेड है। आपको पता है एंड जब ऑपरेटर यूज होता है इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, फर्स्ट वन एज वेल एज द सेकंड वन। तो अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू हैं देन वी गो टुवर्ड्स द 9, और अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स है तो देन वी प्रोसीड टू द 12। जैसे आप ये देख सकते हैं 6 एंड 7 ये दो कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कि या तो डायमंड होता है या हम डबल लाइन ओवल यूज करते हैं कंडीशन को। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिर हम 9 पे जाएंगे। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो या इन अदर वर्ड्स कोई एक ट्रू हो तो फिर हम 9 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम 9 पे जाते हैं, फर्ज करें, तो आप आगे देखते हैं कि 9 के आगे फिर हमारे पास वही सीक्वेंस है 10, एंड ये फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट खत्म हो जाती है, फिर हम 18 के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जो दूसरा केस है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब हम 12 और 13 के ऊपर आते हैं, तो अगेन ये जो 12 के ऊपर देखिए और 13, दे आर अगेन द कंडीशंस, बट दे आर जॉइंड बाय द और ऑपरेटर। इनमें से कोई एक भी ट्रू हो, अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो फिर हम 15 पे आ जाएंगे, एंड दिस इज अगेन सीक्वेंस, देन वी गो टुवर्ड द 16 एंड प्रोसीड टू द 18। लेकिन अगर हम वापस जाएं तो 4 वाली कंडीशन थी हम चेक कर रहे थे नंबर 4 के ऊपर, अगर ये ट्रू होगी तो फिर हम आगे 6 के ऊपर 7 एंड 12 आएंगे। अगर ये फॉल्स होगी तो देन वेयर वी एंड बेसिकली देन वी गो टू द स्टेटमेंट नंबर 20 दैट शोज हियर, उसके बाद फिर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया है जस्ट टू शो हाउ यू कैन by using these three basic constructs we can actually
derive or formulate any logic that we want। ये भी अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेरा ख्याल है एक एग्जाम्पल काफ़ी है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वन इज द बॉक्स डायग्राम। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये हम यूज़ भी नहीं करते, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेरियस नेम ऑफ दिस डायग्राम एंड इसकी शेप, कि कहीं आप देखें तो कम से कम आपको पता हो कि ये होती क्या है, क्योंकि बेसिकली हम यूज़ करते हैं ये वाली नोटेशंस इस तरह से, इस फॉर्म में, या फिर हम आगे जो डिसीजन टेबल है वो यूज़ करते हैं। बट जस्ट टू हैव एन आइडिया, दिस इज ए ग्राफिकल टूल। इसके डिफरेंट नाम है, बॉक्स डायग्राम ऑल्सो नोन एज नेसी, शेनिजन दरमैन चार्ट्स और एनएस चार्ट। नॉर्मली ये कहते, इनको बोला जाता है चैपियन चार्ट्स और एनएस चार्ट, बॉक्स डायग्राम भी कहते हैं। उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम फंक्शनल डोमेन शो कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और मतलब जाहिर है स्कोप, रिपीट, इफ एल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज वेल डिफाइंड, बट आर्बिट्रेरी ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल इज इम्पॉसिबल। हम ये इसमें नहीं दिखा सकते, जैसे हम आगे जाके देखेंगे। The scope of the local or global data can be easily determined. Recursion is easily presented। अगर आपको पता है रिकर्जन क्या होती है, एक ही फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है। तो बॉक्स डायग्राम के जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस को जाहिर करते हैं, हम इस तरह से जाहिर करते हैं, फर्स्ट टास्क, सेकंड, थर्ड, इफ देन एल्स को इस तरह से, कंडीशन फॉल्स और ट्रू, कि अगर फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है तो दिस वन एंड दिस, अदरवाइज दिस पार्ट, एंड दिस इज टू शो द रेपिटिशन। दो वाली क्लासेस के पहले कंडीशन और फिर और अदरवाइज रिपीट एटलीस्ट 1 2 एंड देन चेक द कंडीशन, और ये केस स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट। तो बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में बॉक्स डायग्राम, ताकि आपको काम कम से कम आइडिया। एंड नाउ वी बेसिकली कम टुवर्ड आवर the more important topic, that is the tabular design notation। A module may be required to evaluate a complex combination of conditions and select the appropriate actions। Decision tables provide a notation for that purpose। Decision table organized is illustrated as, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बेसिकली होता ये है, तो आपने ये देखा भी होगा कि जब हम एक्चुअली अपना एल्गोरिथम बना रहे होते हैं तो बाज़ बात बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, और फिर उन कंडीशन का कम्बिनेशन होता है। उन कंडीशन के कम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए हमें मुख्तलिफ एक्शंस लेने होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई अप्रोप्रिएट टूल ना हो, कोई नोटेशन ना हो इस तरह की कॉम्प्लेक्स लॉजिक को एड्रेस करने के लिए, तो देन देयर इज अ हाई चांस कि हम कोई कंडीशन जो है वो मिस कर देंगे, या कोई पार्ट जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए, जैसे मैं आपको काम एक दो एग्जांपल भी देता हूँ, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हम ये डिसीजन टेबल्स यूज करते हैं, और बेसिकली दीज आर द टेबुलर डिजाइन नोटेशन, वन ऑफ द टेबुलर डिजाइन नोटेशन। तो इसको आप बेसिकली कह सकते हैं कि इसमें चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन वी हैव द कंडीशंस। जो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें कंडीशंस लिखी होती हैं, कंडीशन 1 2 3। और फिर इन जो कंडीशंस होती हैं, ये इन डिफरेंट कंडीशंस जो होती हैं, इनके डिफरेंट कम्बिनेशन मिलके हमारे पास रूल्स बनाते हैं, और डिफरेंट रूल्स जब हिट होते हैं तो फिर हम वेरियस एक्शन लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ दैट। अभी एग्जांपल देखें तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ये वही लिखा हुआ है कि एक जो टेबुलर डिजाइन नोटेशन है उसके चार पार्ट होते हैं। जो अपर लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट है द लिस्ट ऑफ कंडीशन, देन द लोअर लेफ्ट कंटेन अ लिस्ट ऑफ द एक्शंस, देन द राइट हैंड क्वाड्रेंट फॉर्म अ मैट्रिक्स एंड वी हैव द बेसिकली रूल्स देयर। तो आप इसको बनाते कैसे हैं? लिस्ट ऑल द एक्शंस, लिस्ट ऑल द कंडीशंस एंड देन एसोसिएट द सेट ऑफ कंडीशन टू फॉर्मुलेट द रूल्स। बेसिकली एग्जांपल देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें आप बाद में एक नजर में देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगी। सो लेट अस हैव एन एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ डिसीजन टेबल, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसिंग नैरेटिव फॉर अ पब्लिक यूटिलिटी बिलिंग सिस्टम। फर्ज करें जी कि वापडा वाले बिल बनाते हैं, ठीक है। तो उसका सिनेरियो यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ता हूँ, ज़रा ध्यान से सुने आप, और फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो विल क्लियर विद नो टाइम। तो बेसिकली सिस्टम क्या है, आप देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि समटाइम्स कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी, 2 3 4 यहाँ पे भी आएंगी, एक और एग्जाम्पल मैंने ली हुई वहाँ। तो उन कंडीशंस को हम कहते हैं कि अगर ये हो, अगर ये सिर्फ एक कंडीशन ठीक हो तो ये करना है, अगर ये और ये दूसरी भी ठीक हो तो फिर ये करना है। अच्छा, अगर ये पहली और दूसरी और तीनों ठीक हो तो फिर ये करना है।
अगर सिर्फ दूसरी और तीसरी ठीक हो तो फिर हमने ये करना है, अगर पहली और तीसरी ठीक हो तो फिर हमने ये करना है। असल में अब ये आप देखेंगे इंशाल्लाह, तो ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है कंडीशन। तो अगर हमारे पास ये डिसीजन टेबल ना हो तो फिर हमें फियर होता है कि हम कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन जो है वो मिस कर जाएंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस्ड ऑन दैट वी टेक द appropriate action. In fact, this combination of condition makes the rule, और रूल के लिए हमने एक्शन लेना होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक सिनेरियो है, ये मैं पढ़ता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। If the customer account is billed using a fixed rate method, a minimum monthly charge is assessed for consumption of less than 100 kilowatt hours. Otherwise, computer billing applies a schedule A rate. However, if the account is billed using a variable rate method, a schedule A rate structure will apply to the consumption below the 100 kilowatt hour, with the additional consumption billed according to the schedule B. ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जरा इसको पढ़ें आप अपने तौर पे, इसको देखें जरा प्लीज। ठीक है जी, अगर आपने इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिकली अगर आप देखें इसको ध्यान से पढ़ें, तो कहता है कि जब हम बिल बनाते हैं तो हमारे पास बेसिकली 2 मेथड है, एक फिक्स्ड रेट मेथड है और एक वेरिएबल रेट मेथड है। जब हम फिक्स्ड रेट मेथड की बात करते हैं तो अगर जो कंजम्पशन है वो 100 किलोवाट आवर से कम हो तो फिर हम मिनिमम मंथली चार्जेस हमने रखे हुए हैं वो हम डाल देते हैं कस्टमर, अगर 100 से कम। और अगर अदरवाइज का मतलब है कि अब इससे ज़्यादा हो, अगर 100 किलोवाट आवर से ज़्यादा हो तो फिर हम फार्मूला ए अप्लाई करते हैं फिक्स्ड रेट के केस में। ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता था, आई हैव कट शॉर्टेड, ये नेट पे भी एग्जांपल है तो उन्होंने बड़ी शॉर्ट दी हुई है इसको, ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपको समझाने के लिए। और व्हेन इट कम्स टू द वेरिएबल रेट मेथड, तो अगर उसमें 100 किलोवाट आवर से कम होगा तो फिर हम फार्मूला ए अप्लाई करेंगे। माइंडेड कि फिक्स्ड रेट के केस में फार्मूला ए हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब मोर देन दैट, ठीक है। तो जब हम वेरिएबल रेट में आते हैं तो अगर लेस देन 100 किलोवाट आवर होगा तो फिर हम फार्मूला या जिसको वो स्केड्यूल ए कहते हैं अप्लाई करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर हमने एक और फार्मूला बनाया हुआ है जिसको हम बी कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। Just listen it. I repeat, listen, and then we will proceed to our decision table. बेसिकली हमारे पास बिलिंग के 2 मेथड है, एक फिक्स्ड रेट मेथड है, एक वेरिएबल रेट मेथड है। जब हम फिक्स्ड रेट मेथड की बात करते हैं तो अगर हमारे पास कंजम्पशन 100 किलोवाट आवर से कम हो तो फिर हम मिनिमम चार्जेस अप्लाई कर देते हैं, अगर 100 किलोवाट आवर से ज़्यादा हो तो फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। और अगर हमारे पास वेरिएबल रेट मेथड हो और 100 किलोवाट आवर से कम हो तो भी हम फार्मूला ये अप्लाई करते हैं, और अगर मतलब 100 किलोवाट आवर से ज़्यादा हो मीन वेरिएबल के केस में तो फिर हम फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक दैट हाउ वी वुड डिवाइस द डिसीजन टेबल। ये देखिए, ठीक है, ये कंडीशंस हैं, मैं कह रहा था ना, देखें यहाँ ज़रा वापस आए, ये वाला, ये देखें कंडीशंस होती हैं, एक हम सारी कंडीशंस लिखते हैं, फिर रूल्स होते हैं कि कौन सी कंडीशन हिट हो रही है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन मिलके हमारे पास रूल बनाता है, जैसे ये रूल 1 है, रूल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और फिर इन रूल के अगेंस्ट हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ठीक है। सो ये जो दरम्यान वाली स्लाइड्स हैं ये बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन ही है। तो देखिए आप कंडीशंस क्या हैं, फिक्स रेट मेथड हो सकता है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, होपफुली आपको पहले भी नज़र तो आ ही रहा होगा। सो वी हैव दिस वन, ठीक है। फिक्स्ड रेट अकाउंट हो सकता है, फिक्स्ड रेट मेथड हो सकता है, वेरिएबल रेट हो सकता है, कंजम्पशन लेस देन 100 हो सकती है, कंजम्पशन ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है। तो हमने सिंपल रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि फिक्स्ड रेट मेथड है,
उसको हम ट्रू कह रहे हैं। अगर कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो हम उसको एफ कहते हैं, या और जब हो रही है तो उसको हम ट्रू कहते हैं। इसको हम बिल्कुल ये जो हमारा यस या नो का साइन होता है, क्रॉस वाला या यस वाला टिक है, उससे भी हम शो कर सकते हैं। जब आप नेट पे इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो लोगों ने डिफरेंट नोटेशन यूज की है, बट द सिंपलेस्ट वन इज इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन तो हम उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन ट्रू। इफ समथिंग इज नॉट ट्रू, नॉट हैपनिंग, देन वी रिप्रेजेंट इट बाय एफ, मीन फॉल्स। तो अगर फिक्स रेट मेथड है, वेरिएबल नहीं है, अगर फिक्स रेट मेथड है और कंजम्पशन जो है वो लेस देन 100 है, तो फिर हम मंथली चार्जेस अप्लाई करते हैं। ये कह रहे थे ना पीछे, यानी ये बेसिकली इस लॉजिक को एक प्रॉपर फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देते हैं ताकि हम कोई चीज़ मिस ना कर सकें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर फिक्स रेट मेथड है और कंजम्पशन 100 से कम है, माइंड इट ये फॉल्स है, चाहे तो उसको खाली भी छोड़ तो मसला नहीं। लेकिन अगर फिक्स रेट मेथड है और कंजम्पशन लेस देन 100 है तो फिर हम मिनिमम मंथली चार्जेस अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर फिक्स रेट मेथड है और जो कंजम्पशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है तो फिर हम ये अप्लाई करेंगे। अगर वेरिएबल रेट मेथड है और कंजम्पशन लेस देन 100 है तो भी हम ये अप्लाई करेंगे। अगर वेरिएबल रेट है और कंजम्पशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है तो भी हम ये अप्लाई करेंगे। अब देखना, ये तो एक सिंपल सा सेट ऑफ कंडीशन है, तो इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन आ गई। तो जब आप देखेंगे तो बड़े ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सिनेरियोज डेवलप होते हैं। मुझे याद है मैंने कुछ 1.5-2 साल सॉफ्टवेयर उसमें काम किया हुआ है, तो मैंने इस तरह के कंडीशंस बनाई थी। तो कम से कम उसमें ये जो रूल्स हैं वो 33 रूल्स बन रहे हैं। तो आप ये सोचें कि ये तो हमारे पास 4 या 5 रूल हैं, तो जब चीज़ें 8, 10 या 12 पे जाएंगी तो अगर इस तरह का टेबल आप नहीं बनाएंगे तो फिर आप किस तरह तमाम रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप देखें ना, ये आपके सामने आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इफ दिस एंड इफ, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो फिर ये करना है, अगर ये फर्स्ट और थर्ड वाली ट्रू है तो फिर ये करना है, अगर सेकंड और थर्ड ट्रू है तो फिर ये करना है, अगर सेकंड कंडीशन और फोर्थ ट्रू है तो फिर हम ऐसे करना है। फाइन, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द डिसीजन टेबल। ठीक है ना, टेबुलर डिजाइन एडिशन और द डिसीजन टेबल, दे हेल्प अस टू टेक द डिसीजन। तो आई होप कि आपको मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह मैंने क्या और एग्जाम्पल रखी हुई है आपको समझाने के लिए, वो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, मैंने डायरेक्ट डिसीजन टेबल बनाया हुआ है। तो ये देखें ज़रा, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ कि थोड़ा सा ताकि आपको आई थिंक ये नज़र आ जाएगा, बस आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी एक डिसीजन टेबल ही है कि देखें ये बेसिकली किस तरह से है। फर्ज करें ये जो डिफरेंट स्टोर्स हैं हमारे पास, जैसे फर्ज करें ये मदीना कैश एंड कैरी है, हमारे पास ये सेम मार्ट है, पंजाब कैश एंड कैरी है। तो इन्होंने फर्ज करें मदीना कैश एंड कैरी वालों ने कहा हुआ है कि हमारे 3 तरह के कस्टमर हैं, एक रेगुलर कस्टमर है, एक सिल्वर कस्टमर है, एक गोल्ड कस्टमर है। उन्होंने अपनी कोई डेफिनेशन बनाई हुई है कि दिस वन इज द रेगुलर कस्टमर, ये रेगुलर की कैटेगरी में आता है, कुछ कस्टमर सिल्वर की कैटेगरी में आते हैं, कुछ गोल्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ डिस्काउंट्स भी रखे हुए हैं, कुछ उन्होंने अपने रूल बनाए हुए हैं कि रेगुलर को हमने ये देना है या नहीं देना, सिल्वर को इतने % डिस्काउंट देना है, गोल्ड को इतने % देना है। और इसके अलावा जो कुछ स्पेशल मौके होते हैं जैसे ईद होता है या ईस्टर होता है या क्रिसमस होता है, तो उस पर भी हम स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। तो ये देखें हमने कैसे शो किया हुआ है। उनका मतलब रूल ये है कि जो रेगुलर कस्टमर है उसको वो कोई डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन जो सिल्वर कस्टमर है उसको, अपने जो सिल्वर कस्टमर को वो 8% डिस्काउंट देते हैं, जो गोल्ड कस्टमर है उसको वो देते हैं 15%। ठीक है, और इसके अलावा हम स्पेशल मौके पे भी कुछ डिस्काउंट देते हैं जो कि 2 या 3% होता है। तो आप इस लॉजिक को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन टेबल। ये देखें, रेगुलर कस्टमर है और कोई स्पेशल मौका नहीं है तो हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर रेगुलर कस्टमर है लेकिन कोई स्पेशल मौका है तो फिर उसको जो स्पेशल डिस्काउंट है 2-3%, फर्ज करें 3% है, वो दे देंगे। अगर सिल्वर कस्टमर है और कोई स्पेशल मौका नहीं है तो हमारा रूल ये है कि हम उसको 8% डिस्काउंट देते हैं। अगर हमारा सिल्वर कस्टमर है और कोई स्पेशल मौका है तो फिर हम उसको जो सिल्वर होने का डिस्काउंट है 8% वो भी देंगे, और जो स्पेशल डिस्काउंट है 3% वो भी देंगे। अगर गोल्ड कस्टमर है और कोई स्पेशल मौका नहीं है तो हम सिर्फ उसको 15% देंगे, जो कि हमारा रूल है। अगर वो गोल्ड है और कस्टमर है और साथ कोई स्पेशल मौका भी है तो हम उसको वो 15% भी देंगे और साथ वो स्पेशल 3%। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उससे थोड़ा सा मैंने कम्प्लेक्स बनाया है, वो हैव द 6 रूल्स है। तो इसी तरह हमारे पास और रूल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो आई होप कि इसके बाद कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। तो द लास्ट वन इज
हमारे पास एक टेक्सचुअल नोटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग डिज़ाइन लैंग्वेज। इसको हम बाज़ बार स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश भी कहते हैं या सूडो कोड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंग्लिश बेस्ड टेक्स्ट ही होता है जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरह से इम्बेड कर देते हैं। लेकिन इसकी बेसिक 3-4 चीज़ों को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर जो हमारे पास कोई भी जो PDL है उसको एक फिक्स सिंटैक्स ऑफ कीवर्ड होना चाहिए, मतलब डाटा डिक्लेरेशन के लिए, कोई मॉडुलरिटी कैरेक्टरिस्टिक के लिए, इफ देन एल्स के लिए। दूसरा, ए फ्री सिंटैक्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आमतौर पे होता है। डाटा डिक्लेरेशन फैसिलिटीज, मतलब उसको स्पेसिफिक लॉजिक हमें कोई फॉर्मेट बता दें। एंड देन द सब प्रोग्राम डेफिनेशन। मीन एक्चुअली ये कैसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट तरह की नोटेशन होती है, ग्राफिकल होती है, टैबुलर होती है और टेक्सचुअल होती है। ये आपने सुना होगा PDL और प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज बेसिकली एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। क्या हम एक इंग्लिश को सिंटैक्स यूज करके, जिसका मैंने लिखा हुआ है PDL आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश और द सूडो कोड, तो हम इंग्लिश लाइक सिंटैक्स यूज करके और इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके, आप कोई अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट करें उर्दू है, स्पेनिश है, पंजाबी है, वट एवर यू लाइक, पश्तो है। तो हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज करके, ये आपने देखा होगा अक्सर उसमें लिखी होती है, तो फिर हम अपना लॉजिक को ज़रा बेहतर बनाने के लिए, मतलब दिस इज बेसिकली नॉट द एग्जैक्ट एल्गोरिदम बाय यूजिंग द सिंटैक्स ऑफ सम लैंग्वेज, ऐसे नहीं होता, ठीक है। या इवन के जो एल्गोरिदम होता है उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ये फॉर्मल एल्गोरिदम भी नहीं होता, बट ये बिल्कुल आम टेक्स्ट भी नहीं होता, लेकिन हम इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करके लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द PDL और प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज, बट आवर मेन पर्पस इज दिस डिसीजन टेबल। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन है डिसीजन टेबल के बारे में तो प्लीज बताएं, या कोई और क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन प्लीज। पहले तो ये बताया, आपको डिसीजन टेबल का कोई आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ जी बताएं। यस सर, समझ आ गई। चले गुड गुड गुड, आई होप कि कुछ होना नहीं चाहिए इंशाल्लाह। ये स्लाइड्स एज इट इज मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं शाबाश आज के लेक्चर के बारे में। जी शाबाश, एनी क्वेश्चन? अभी कोई क्वेश्चन है तो जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। नो सर। चल नो सर। तो ये जो आज के दोनों पार्ट हैं हमारे लेक्चर के, ये मैं दोनों सियास को इंशाल्लाह आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। सो वी विल मीट नाउ ऑन नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह, ऐसे ही है ना, हमारी मंडे ट्यूसडे को क्लास होती है। फिर देखते हैं कि रमज़ान में ये क्या वो टाइमिंग वगैरह चेंज होती है या नहीं होती, होपफुली मेरा ख्याल है क्या चेंज होगी, ये टाइमिंग रहेगी। हम थोड़ा बहुत इसको अपनी आसानी के लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ज़ाहिर है रमज़ान होता है ना, तो थोड़ी एनर्जी का भी मसला होता है, इस टाइम तक बंदा थका हुआ होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इसको थोड़ा सा पहले कर सकते हैं, अगर आपको आसानी हुई तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ आप जैसे कहेंगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। सर